मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब हम बार मैग्नेट की जो इक्वेटोरियल लाइन होती है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। किसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन? तो ये जो बार मैग्नेट है इसके दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको तो बोलते हैं एक्सियल लाइन, और इसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर पॉइंट होगा इस बार। मान लो कि पॉइंट यहाँ पे है और ये दूरी है r, तो मैग्नेटिक डायपोल के सेंटर से r दूरी के ऊपर पॉइंट है। और ये जो मैग्नेट है इसके लिए जो बेसिक चीजें वो बता देते हैं। जैसे इसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, दोनों पोल्स के बीच में टोटल डिस्टेंस है 2l, तो हाफ डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो आप? l लिख सकते हो। ये वाले डिस्टेंस भी कितनी होगी? l। टोटल डिस्टेंस को 2l माना जाता है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए अपनी, इसलिए हम 2l मानते हैं। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट के ऊपर इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मान लो इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं P। तो इस P पॉइंट के ऊपर आपको इन दोनों पोल्स का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके देखना पड़ेगा, और उसके बाद में उसका वेक्टर एडिशन करेंगे। पहले हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल से कितना दूर है। देखो ये वाली दूरी है L, ये वाली दूरी कितनी है? R। तो बताओ देख के डायग्राम कि ये वाली जो दूरी आएगी ये कितनी आएगी? ये L है, ये R है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। यहाँ पे देखो, दिखा क्या आपको? ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें हाइपोटेनियस मैं आपको पूछ रहा हूँ, जो बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और इसी तरीके से ये जो P पॉइंट है इसकी इस नॉर्थ पोल से दूरी बता देंगे। कितनी होगी ये दूरी बोलो? ये डिस्टेंस भी उतनी आएगी जितनी ये वाली डिस्टेंस थी, ये आएगी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बराबरी होगी। अब ये जो बार मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा m इंटू 2l के बराबर। पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ये किसके बराबर होता है? बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बराबर होता है। अब पहला काम तो ये करेंगे कि इन दोनों पोल्स की वजह से बारी बारी हम P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि ये जो पोल है और ये जो पोल है ये दोनों बराबर स्ट्रेंथ के हैं, और ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है ये भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों पोल्स का इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या आएगा? बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दो ही चीजों पर डिपेंड कर रहा है। किस पे? एक तो पोल स्ट्रेंथ कितनी है मैग्नेट की, और दूसरी चीज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कितना है पोल से। तो पोल से दोनों पोल से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बराबर है, दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ भी बराबर है, इसलिए दोनों पोल्स का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा P पॉइंट पे वो बराबर ही आएगा। तो मैं लिख देता हूं हियर B1 इक्वल्स टू B2, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा। और कितना होगा? तो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और उसका स्क्वायर करना है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, तो ये B1 भी इतना ही होगा और B2 भी इतना ही होगा, दोनों सेम ही होंगे, ये अपने पास आ चुका है। अभी डायरेक्शन बताओ। अब देखो ये जो साउथ पोल है इसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनवर्ड लेना है, साउथ पोल की तरफ लेना है। तो इस पॉइंट पे साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पोल की तरफ आएगा, ये आ गया अपने पास B1। और नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड लिया जाता है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इस तरीके से आपको बाहर की तरफ लेना है ये। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं B2। तो B1 और B2 की डायरेक्शन आपको समझ में आ गई क्या? B1 तो होगा इनवर्ड, क्योंकि ये कौन से पोल का मैग्नेटिक फील्ड है? ये है साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड। और B2 क्या है? नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया है। अब कुछ एंगल्स वगैरह डिफाइन कर देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। मान लो कि ये वाला जो एंगल है ये है थीटा। अगर इधर थीटा एंगल बनेगा तो इधर भी क्या बनेगा? थीटा ही एंगल बनेगा। तो ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? अगर एक जैसे हैं तो इधर थीटा होगा, तो इधर भी तो एंगल थीटा ही होगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है यहाँ पे, ये देखो एक जेड बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होना चाहिए अगर ये थीटा है तो। और इसी तरीके से देखो इधर भी एक जेड बन रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये थीटा होगा। और इसके वर्टिकली अपोजिट, इसके सामने ये वाला जो एंगल आएगा ये भी
थीटा के बराबर आएगा, क्योंकि आपने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। ये चीज समझ में आई क्या आपको? हमने एंगल्स वगैरह एज्यूम कर लिए, ये वाला एंगल है थीटा, इधर भी थीटा होगा, फिर ये एक जेड बन रहा है तो ये अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इधर ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, और इसके वर्टिकली अपोजिट ये सामने वाला एंगल ये भी थीटा होगा। समझ में आया? अब कंपोनेंट्स करते हैं। देखो कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं किसी भी वेक्टर के, कोई भी वेक्टर हो उसका थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट हमेशा कोस होता है और दूसरे वाला साइन होता है। तो ये जो b1 है इसके कंपोनेंट कर रहा हूं मैं पहले, तो इसका थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट आएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये आएगा b1 cos थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा क्योंकि मैन वेक्टर बीच में रहना चाहिए ये वाला, तो एक कंपोनेंट उधर होगा एक इधर होगा, ये आएगा b1 sin थीटा। ऐसे ही आपको b2 के कंपोनेंट करने हैं। b2 का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो तो आएगा b2 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, उसका नाम क्या रखेंगे बोलो? b2 sin थीटा। ये हमने कंपोनेंट्स, इनके कंपोनेंट्स कर दिए। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं b1 और b2, जब आपने इन दोनों के कंपोनेंट किए तो इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। देखो b1 और b2 बराबर है ना यहाँ पे, इसलिए जो b1 साइन थीटा और b2 साइन थीटा है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो b1 b2 बराबर है तो b1 साइन थीटा और b2 साइन थीटा क्या होंगे? इक्वल, लेकिन क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये दोनों कंपोनेंट तो हो गए कैंसिल, और सिर्फ ये दो कंपोनेंट जो कि एक ही डायरेक्शन में है ये ऐड होंगे। तो आपको जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा B, वो कौन से वाले कंपोनेंट्स को ऐड करने पे मिलेगा? एक तो b1 cos थीटा और दूसरा b2 cos थीटा। साइन वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो चुके हैं। अब क्योंकि b1 और b2 बराबर है इसलिए b1 cos थीटा और b2 cos थीटा भी बराबर ही होंगे, इसलिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2b1 cos थीटा, है ना, दोनों बराबर ही हैं इसलिए इसको ऐड करके लिख दिया 2b1 cos थीटा। b1 की वैल्यू यहां से पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू cos थीटा भी आएगा। देखो cos थीटा क्या होगा, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है इसमें बताओ cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? l के बराबर। हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा है। अब देखो यहां पे भी ये लिखा है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां पे भी लिखा है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। जब आपको बेस सेम दे रखा हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा b इक्वल टू, इन दोनों की पावर मिला के बन जाएगी 3/2, ये 1 और ये 1/2। और बाकी एक चीज और देखो यहाँ पे, ये स्मॉल m है, ये 2 है और ये l है, m इंटू 2l, ये सब मिला के क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M, और डिवाइडेड बाई क्या करूं बोलो? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 लगा देनी है। आया समझ में? अब वापस से वही चीज एज्यूम कर लो कि L की कंपैरिजन में R काफी ज्यादा है, ये एज्यूम कर लिया हमने, लेट R इज ग्रेटर देन L। तो ये जो L स्क्वायर वाली टर्म है ये बहुत छोटी होगी R स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और अगर इसको नेग्लेक्ट करोगे तो ये बचेगा और इसका पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आपको पावर की पावर दे रखी हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 इंटू 3/2 3 बनेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, और डिवाइडेड बाई क्या करूं? यहाँ पे एल स्क्वायर तो उड़ा चुके हैं अपन नेग्लिजिबल मानते हुए, आर स्क्वायर पावर 3/2 यानी कि आर क्यूब बनेगा। ये आया समझ में? ये है फाइनल आंसर। तो जो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई आर डिस्टेंस पे पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। अब डायरेक्शन और देख लेते हैं कि डायरेक्शन किधर आएगी। जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है? हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आपको डायरेक्शन लेनी है। जब आप इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब दोनों की डायरेक्शन देखो एक दूसरे के अपोजिट आ रही है।
अपोजिट आ रही है तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा, फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब लिखेंगे। देखो ये जो माइनस का सिंबल है ये आपको ये बताएगा कि जो एम की डायरेक्शन है यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। कोई भी वेक्टर हो उसके आगे माइनस सिंबल लगाने से क्या होता है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो एम की जो डायरेक्शन है, एम की डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो उसके अपोजिट यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला कि इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। ये चीज क्लियर है एकदम। और याद करो एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या आया था अपने पास में, दिखा देता हूं आपको। एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। माइनस सिंबल तो डायरेक्शन बता रहा है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन हुआ कि एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डबल आ रहा है इक्वेटोरियल लाइन की कंपैरिजन में। आया समझ में, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सियल लाइन की कंपैरिजन में क्या होता है, डबल होता है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, छोटे क्वेश्चंस में ये पूछते हैं बहुत बार कि एक्सिस के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बार मैग्नेट के लिए, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा डबल होगा इक्वेटोरियल लाइन की कंपैरिजन में, लेकिन डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, आर दोनों के लिए सेम होना चाहिए। मतलब जितना डिस्टेंस पे आप एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो उतना ही डिस्टेंस पे आपको इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर फाइंड करना है, तब उसमें ये रिलेशन आएगा अपने पास। ठीक है, अगर डिस्टेंस आर अलग अलग होगी तो फिर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तब ये नहीं लगाना है। आया समझ में, क्लियर एकदम।